करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बहुत गुस्से में हूं मैं, तो मैंने कहा मैं आपसे आज डायरेक्ट जुड़ता हूं। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो देखकर अगर अब भी हम लोग खामोश हैं तो हम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं अपनी स्वयं की मौत की ओर। बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं क्या चल रहा है। आपने देखा होगा दीपू चंद्र दास जी को किस तरह से मार के एक चौक पे लटका दिया गया है। दर्दनाक दृश्य है। वो सिर्फ दीपू चंद्र दास नहीं वहां पे लटका हुआ, वो हर एक हिंदू पोटेंशियल, उसकी पूरी अस्मिता भी लटकी हुई है वहां पर। इस व्यक्ति को अपेरेंटली ब्लास्फेमी के कारण कि उसने कुछ गलत बोल दिया उनके आराध्य की ओर, उसको मार मार के उसको पहले तो उसको लिंच कर दिया, उसका सर तन से जुदा करने की पूरी वो कर दी। जब वो मर गया लगभग तो उसको लटकाया गया। लटका के एक एक आदमी ने अपनी भड़ास निकाली, उसको इतना मारा जब तक उसकी एक एक हड्डी ना टूट जाए उसकी लाइफलेस बॉडी की, और उसके बाद उसको आग लगा दिया। यह किया गया है वहां पर एक हिंदू के साथ, और इसके वीडियो बना के हर जगह सर्कुलेट किए गए हैं ताकि जो हिंदू वहां पे रह रहे हैं बांग्लादेश में उनको मैसेज क्लियर हो कि यह दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ है वो तुम्हारे साथ हो सकता है। और क्या हमें सरप्राइज होना चाहिए ये बात? पिछले एक साल से, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है वहां अगस्त 2024 से, हमें पता है वहां क्या हो रहा है। हमने देखा था इस्कॉन के लोगों के साथ क्या हो रहा था। हमने देखा था ये जो नालायक है मोहम्मद यूनुस, ये कैसी कैसी स्टेटमेंट्स दे रहा था। अभी जब ये चाइना गया, इसने साफ क्या बोला कि अरे चाइना हमारे थ्रू एक्सेस पा सकता है क्योंकि वो तो सेवन सिस्टर्स वाला जो इलाका है वो तो पूरा लैंडलॉक्ड एरिया है। खुली चुनौती दे रहा है वो कि ये पूरा लैंडलॉक्ड एरिया है। हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की बात खुल के लोग कर रहे हैं वहां पे। पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। हसनत अब्दुल्ला नाम का एक स्टूडेंट, नालायक है, स्टूडेंट है, जो भी है, वो कर रहा है ये बात कि हम तो सेवन सिस्टर्स का बदला ले लेंगे, और पूरा भारत के खिलाफ एक माहौल बना रखा है। ये देखिए शुरू कैसे हुआ, अभी के टाइम पे शुरू कैसे हुआ। वैसे तो ये पूरा 1971 से गड़बड़ाया हुआ है मामला, मैं उस पर भी आऊंगा। अभी इनका एक कोई स्टूडेंट है जिसका नाम शरीफ ओस्मान हाडी करके कुछ है ना, वो शरीफ था और हाडी का मुझे मतलब नहीं पता क्या है। उसने एक, अगर हम उसका आखिरी पोस्ट देखें फेसबुक वगैरह का, तो उसने एक ग्रेटर बांग्ला बना रखा है इसमें, कि जिसमें कि इसने पूरा भारत का नक्शे के इसने अपने हिसाब से बना रखा है और पूरा सेवन सिस्टर्स को भी अपने में ले लिया है, सब कुछ कर रखा है इसने। महा का बकवास करने वाला व्यक्ति जिसने शेख हसीना के बारे में भी बहुत कुछ किया था, और एक स्टूडेंट मूवमेंट, ये स्टूडेंट मूवमेंट कहो, इसको जेनजी मूवमेंट कहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। दिस इज एन एंटी हिंदू इस्लामिस्ट मूवमेंट, दैट इज हाउ आई वुड पुट इट। इसने तब भी बहुत लीड किया, और अब वहां पे चुनाव आ रहा है फरवरी 2026 में। तो चुनाव में इनकी जो पूरी रेटरिक चल रहा था, एंटी इंडियन भी चल रहा था, वायलेंस की ओर भी बढ़ रहे थे। यूनुस से भी कई लोग इसमें से परेशान हो गए हैं। मैं पूरी बातें बताता हूं आपको। अब इस व्यक्ति को निपटा दिया गया। आए कुछ लोग और उन्होंने इसको ठोक दिया उठा करके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान हाडी मरता है, जिए, जो होता है होए। उसके बाद इसका सिंगापुर ले गए ये लोग इलाज कराने, ये मर गया। कहा जाता है इनका बहुत बड़ा नेता था, ये स्टूडेंट लीडर था। उसके बाद से इनको ये गुट्टी पिला दी गई कि भाई ये भारतीयों ने किया है, इसमें इंडिया शामिल है। अब इन्होंने, इन पागलों ने, पूछो अगर इंडिया शामिल है नहीं है, वैसे तो क्या करेगा इंडिया, इंडिया को क्या लेना देना इनसे। इन्होंने जाकर अपने ही 2 मीडिया हाउसेस को जला दिया, आग लगा दी। पहले तो प्रथम एलो करके एक है और एक और इनका मीडिया ऑफिस है, उस पूरे ऑफिस में आग लगा दी इन्होंने। उसके बाद एक बेचारे आदमी दीपू चंद्र दास, जिसका कोई लेना देना नहीं था, माइमन सिंह में काम कर रहा था, उसको उठा करके इन्होंने मार मार के उसको चौकी से लटका दिया। कहा गया इसने हमारे रसूल के बारे में गलत कहा है, हमारे लोगों के बारे में गलत कहा है। उस बेचारे को कत्ल कर दिया इन लोगों ने बेदर्दी से। यूनुस क्या कह रहा है? यूनुस कह रहा है भाई कंडेमेबल है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। अरे ये तुम्हारा ही तो बीज बोया हुआ है। ये यूनुस जो है, ये जब आया 2024 में, इसने पहले तो डिनाई कर दिया हिंदुओं के साथ कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। पहले तो ये डिनाइल में रहा, बीबीसी भी डिनाइल में रहा। बाद में बीबीसी ने स्टेटमेंट चेंज करके माना कि हाँ ये बुरा हो रहा है, पर गलती हमारी है। आज मैं गुस्से में क्यों हूं? क्योंकि गलती हमारी है इसमें। जब 2024 में, अगस्त 2024 में पहली बार ये गलती हुई थी, हमें उसी समय इस पे एक्शन लेना चाहिए था। हमें विनम्र होकर नहीं बात करनी चाहिए थी। और आप हमारी विनम्रता देखिए जरा। 16 दिसंबर होकर गया अभी विजय दिवस, जिसमें हम लोगों ने बांग्लादेश को क्रिएट किया। बांग्लादेश के क्रिएटर्स हैं हम लोग,
मतलब ग्रैटिट्यूड की अगर बात करी जाए, हमने इनको पैदा किया, इनको बनाया जब इनको मार पड़ रही थी उन पाकिस्तानी मुस्टंडों से, जब इनको ठोक ठोक के मारा जा रहा था, इनकी औरतों के साथ जबरन हो रहा था, इनको लाखों को मार दिया गया था, तब हमने इनको सपोर्ट किया और इनका देश बनवाया। अभी 16 दिसंबर को, आज से 4-5 दिन पहले, इनके एक डेलीगेट को बुलाया हमने, उनके साथ एक विजय दिवस का एक कार्यक्रम में उनको भागीदार बनाया, कोलकाता में फोर्ट विलियम के पास में इनसे बात करी, कहा हमारी पुरानी दोस्ती है, बांग्ला बंधु, ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हमने। और देखिए ये क्या कर रहे हैं यहां पर। कब तक हम लोग विनम्र होके मीठी मीठी बात करेंगे जब दूसरा बार बार चिकन नेक की बात कर रहा है? एक आदमी नहीं कर रहा है वहां पे। अभी इसने, मोहम्मद यूनुस नाम के नालायक ने, अभी पाकिस्तान के एक आर्मी के बहुत सीनियर बंदे को एक किताब गिफ्ट करी, आपके सामने होगा विजुअल। उस किताब में क्या बनाया इसने जो मैप बनाया, उसमें अगेन इसने भारत का नक्शा डिस्टॉर्टेड दिखाते हुए दिखाया कि जो 7 सिस्टर्स हैं वो बांग्लादेश में हैं। मतलब इस आदमी की औकात देखिए आप जरा। ये जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस आजकल, पाकिस्तान की नेवी को अपने वाटर्स में एंटर कराना, ये सब कर रहा है ये। और जब इससे पूछा जाता है तो कहता है अरे ये तो एक रेगुलर एक्सरसाइज है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये भूल जाता है ये बात। हमारे 2 फिशरमैन को इन्होंने एक, अभी अभी जब हमारे फिशरमैन जा रहे थे, इन्होंने उनको लाइट्स ऑफ कर दी और उन पे अटैक कर दिया, मर गए 2। और बाद में इन्होंने बोला ये हमारे एरिया में इलीगली घुस रहे थे। अरे अगर हम तुम्हारे एरिया में इलीगली घुस रहे थे तो तुमने क्यों लाइट बंद करी? तुम्हें हमें गिरफ्तार करना चाहिए था ना। तो ये जरा समझने की जरूरत है। कंसिस्टेंटली एंटी हिंदू, कंसिस्टेंटली एंटी इंडिया चल रहा है इनका एजेंडा, पर हम चुप के चुप, खामोश के खामोश बैठे हुए हैं। क्यों खामोश बैठे हुए हैं हम लोग? हमारे पास कितनी लेवरेज है इनके ऊपर? ये हमारा देश कैसा है कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी, लेवरेज होने के बाद भी शांत बैठा रहता है? ये मतलब हम अगर इतिहास देखें, ये हमेशा से रहा है। हमारे पास सारे पत्ते थे। 1948 में पाकिस्तान बना तक नहीं था प्रॉपरली, हम ठोक के अलग कर सकते थे, फिर भी हम पीओके दे बैठे उस समय उनको। ये क्यों हम लोग करवाते हैं हर बार? आज की तारीख में बांग्लादेश के पास बॉर्डर किससे है? बांग्लादेश हर तरफ से घिरा हुआ है। म्यांमार से थोड़ा सा बॉर्डर हटा दे, 4000 किलोमीटर का हमारे से बॉर्डर है इनका। इनको कॉटन, जो इनकी टेक्सटाइल की गारमेंट्स की बात करते हैं, वो हमारे से जाती है। इनको पावर अदानी से मेजरली जाती है। अनपेड ड्यूज रहते हैं भिखमंगों के, तब भी हम लोग देते रहते हैं। बीच में प्लग खींचा था, बट उन्होंने कहा था हम करप्शन का चार्ज कर देंगे अडानी के अगेंस्ट। अरे किस बात का हमें डर है भाई इनसे? इनको ठोको ना जा करके, नहीं चाइना आ जाएगा, नहीं ये आ जाएगा, ऐसे तो फिर सोचते रहो, फिर तो कोई अंत नहीं है ना। अगर आप ये सोचते रहोगे, मुझे आज भी वो बात याद आती है जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात आई थी और लोगों ने, मैंने कई चैनल्स पे बात कही थी कि इंडस वाटर ट्रीटी हटाओ, ये नहीं हो सकती। अरे वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, अरे अमेरिका आ जाएगा, अरे ये आ जाएगा। अरे फिर तो सोचते रहो, फिर तो डरते रहो। ऑपरेशन सिंदूर किया ना पाकिस्तान में घुस के, मुझे आज भी वो दिन याद आता है। अरे पाकिस्तान में कैसे घुस जाओगे, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। ऐसे तो डरने का कोई अंत ही नहीं है। बांग्लादेश से डरेंगे हम लोग? इनको ठोक के मारो। अभी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जानी चाहिए। इनके एनवॉय को बुलाओ, इनके एनवॉय को दफा करो यहां से, एम्बेसी पे लगाओ ताला, अपने लोग बुलाओ और साफ कह दो अगर एक हिंदू को कुछ हुआ तो फिर यू विल फेस आवर रैथ। हम आते हैं बॉर्डर के उस पार। चिकन नेक की जो बात कर रहे हो, तुम्हारी 2 नेक्स होंगी चिकन नेक की। ये चिटागोंग के पास, मैंने सुना है मिजोरम में एक बेस हमारी एक्टिवेट हो रही है। मुझे कहीं सुनी बातें नहीं चाहिए, मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए ये जो ऑपोजिशन वाली हैं जितनी, वो तो नालायक हैं, वो तो, उनसे तो हमें क्या उम्मीद करनी। वो तो सीएए का विरोध कर रहे थे कि परसिक्यूटेड हिंदू सिख्स जो आए वहां से उनको तक शरण मत दो। ये तो उतने नालायक हैं, उनसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा आज। मैं आज बात कर रहा हूं एक सरकार से जिसमें गट्स हैं, जिसने आर्टिकल 370 हटाया। लोग कह रहे थे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कश्मीर जुड़ा ही इससे है, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिखा है। क्या हुआ? रास्ता निकला ना इसका, एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से हुआ ना, तरीके से आपने करा तो जहां चाहा है वहां रहा है। बड़ी सीधी सी बात है। इंडस वाटर ट्रीटी भी अबेयंस में डाली इन्होंने। आज मैं साफ कह रहा हूं, क्यों नहीं हम इनकी पावर पे एक कुछ कटौती कर सकते हैं? क्यों हम अपने लैंड पोर्ट्स इनको देते हैं इनके एक्सपोर्ट्स के लिए? हमने लैंड पोर्ट्स इनके कुछ शटडाउन किए थे मई 2025 में, ये फैक्ट है। कंप्लीट शटडाउन करो भाई, हम नहीं चाहते इनका माल यहां से जाए। घुमा घुमा के भेजो इधर उधर से, तुम करो अपना जो करना है। इनको कॉटन सप्लाई वप्लाई करना बंद करो, ले लो ना चाइना से। देखते हैं चाइना तुम्हें कहां कहां से घुमा घुमा के देता है। म्यांमार के रास्ते आता है या आरा तिरछा होके आता है, चाइना तक तो हमारे आगे तरसता है, जहां हम बैठे हुए मलक्का स्ट्रेट के पास। इतनी एडवांटेजेस होने के बाद, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद, हम क्या बांग्लादेश से सोचेंगे 2 बार? इनको 2 थप्पड़ खींच के मारो, अभी देखो ये मिमियाना शुरू कर देंगे। पर
हम लोग इनको प्यार से समझा रहे हैं, इन्वॉय को बुला रहे हैं, 16 दिसंबर पे इनको एक फंक्शन में बुला रहे हैं, 2 फ्रंट्स खुल जाएंगे, 3 फ्रंट्स खुल जाएंगे। देखो, अगर आप इनको एक स्ट्रांग मैसेज नहीं दोगे तो आप ये समझ लो 10 लोगों और के हौसले बुलंद होते जाएंगे। आज खुले में ये लोग पाकिस्तान के लोगों से मिल रहे हैं, पाकिस्तान के आईएसआई के लोग जा रहे हैं, चाइना में जा रहा है मोहम्मद यूनुस। और ये मोहम्मद यूनुस कौन है, जरा आपको ये समझने की जरूरत है। मोहम्मद यूनुस चीज क्या है? ये मोहम्मद यूनुस वो व्यक्ति है जो अमेरिका के डीप स्टेट का एक पिट्ठू था। खास तौर से अगर मैं कहूं तो डेमोक्रेट साइड का पिट्ठू था, क्लिंटन फाउंडेशन का एक गुलाम। उसके बाद इसको ओबामा ने सर पे चढ़ा रखा था, बाइडेन ने सर पे चढ़ा रखा था। जहां बाइडेन गया, ट्रंप ने कहा भाई तुम कौन हो, मरो जाके, मैं तो अपने बाप का सगा नहीं हूं, तुम्हारा कौन होगा। मोहम्मद यूनुस वो तो ऐसे बात करता है, दिस इज अ पिसेंट ऑफ अ कंट्री, दिस इज अ शिट होल कंट्री, वो तो ऐसे बात करता है। उसने कहा तुम हो कौन भाई, मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद यूनुस लगा भाई चाइना को इंप्रेस करने में, कहीं ना कहीं से तो इसको अपना डोल आउट करवाना है। तब से ये चाइना जाके बात करना, चाइना के साथ कोऑपरेशन करना, चिकन्स नेक की बात करना। देखिए ये कितनी शर्म की बात है। आज ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जब हमने बांग्लादेश क्रिएट किया, क्या ये ठीक नहीं हो सकता था तब? इतनी इतनी बेअकली हम लोगों ने कैसे दिखा दी इतिहास में, मैं ये सोचता हूं। इतनी ब्रेव विक्ट्री हमने करी 71 में, इस देश को बनाया हमने, उस समय हम इस चिकन्स नेक को ब्रॉड नहीं कर सकते थे क्या? कितना बड़ा टेक्टिकल एरर है, आप सोचो जरा इस बात को। उसके बाद हमने इस देश को कैसे अपने एंटी होने दिया। आज मैं कुछ बातें आपको और बताने जा रहा हूं। आपने नाम सुना होगा शेख मुजीबुर रहमान का, जो शेख हसीना का फादर था। शेख मुजीबुर रहमान को बहुत लोग सोचते हैं बड़ा प्रो इंडिया था। भाई भाई आफ्टर ऑल उसकी मदद करी थी हमने, देश बनाया था, उसको बचाया था हम लोगों ने। तो शेख मुजीबुर रहमान को कई लोग हमारे देश में सोचते हैं ही वॉज वेरी प्रो इंडिया। शेख हसीना इज ऑल्सो प्रो इंडिया। शेख हसीना बाद में भले ही अपने मतलब के लिए हो गई हो, आपको जरा पता होना चाहिए शेख मुजीबुर रहमान कौन है, ताकि नॉलेज हो आप लोग को, शत्रु बोध बढ़े आप लोग का। शेख मुजीबुर रहमान 1947 के बाद, जब ये आजाद हो रहे थे हम लोग और पार्टीशन हुआ दर्दनाक, शेख मुजीबुर रहमान एक नॉन जिहादी था। इसको हिंदू से इतनी हेट्रेड थी कि सोहरावर्दी, आपने डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में तो सुना होगा, नोआखली राइट्स के बारे में सुना होगा। सोहरावर्दी, जिसको बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता था, उसका शागिर्द था ये। वो कहता था भाई इसमें क्या कमाल का टैलेंट है, इसको तो हिंदुओं से इतनी नफरत है कि ये तो बचपने में ही लड़ गया था गैंग वॉर्स के अंदर। इस कदर कट्टर हिंदू नफरत करने वाला जो है, वो बाद में लोग कहने लग गए बांग्ला बंधु, ये तो हमारा दोस्त है। अरे वो कभी भी आपका दोस्त नहीं था। उसने ना मंदिरों के लिए कुछ किया, उसने ना सही से आपको एक्नॉलेज किया, एक आध स्टेटमेंट्स इधर उधर की छोड़ दें, वो कभी भी आपके ज्यादा सपोर्ट में नहीं था। जमाते इस्लामी को एक्टिव रखा, आज तक एक्टिव है जमाते इस्लामी। कैसे एक्टिव हो गई जमाते इस्लामी उस जगह? वैसे तो जमाते इस्लामी भारत में भी हर जगह एक्टिव है। और ये जमाते इस्लामी कौन है? जमाते इस्लामी वो है जिसका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। वही पाकिस्तान के लोग जो बंगालियों को खोज खोज के मार रहे थे ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत, टीका खान, याया खान, ये जमाते इस्लामी उनका एड्रेस बताती थी, यहां इसको मारो, यहां इसको मारो। और ये मारे जाते थे, और जो रेफ्यूजीज आते थे भारत में उनको श्रेय भी मिलती थी। और भारत ने तब मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर इनको आजाद कराया। पर आज वही जमाते इस्लामी इस यूनुस, मोहम्मद यूनुस के साथ मिली हुई है, और ये चाहते हैं इतना गंद मचे कि चुनाव प्रॉपर होए ना, चुनाव होए ना, एक अनस्टेबिलिटी रहे, और यही लोग एक तरह से पावर इंजॉय करते रहे। अब हमारे लिए क्या है इसमें ऑप्शंस? मैं बड़ी सीधे तौर पे बात करता हूं। देर आर 3-4 थिंग्स दैट वी नीड टू डू राइट अवे। नंबर 1, वी नीड टू टेल बांग्लादेश कि अगर अब एक भी एक्टिविटी हुई, एंड ये स्टेटमेंट फ्रॉम द टॉप आनी चाहिए, अगर एक भी एक्टिविटी हुई तो आपका हमारा जो ये 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है ना, ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इस बॉर्डर पे भी आतिशबाजी होगी, और हमारा को अगर ठीक लगेगा हम आगे भी जाएंगे। और हम ब्रह्मोस का एक ट्रेलर दे चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो अगर ये भी इनका अगर मन नहीं भरा हो, पाकिस्तान से पूछ सकते हैं क्या ट्रेलर होता है उसके, उनके नूर खान एयरबेस और बाकी सबका है। अगर इनको भी एक ट्रेलर चाहिए तो वी आर ऑल सेट टू डिलीवर ब्रह्मोस विद लव फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल साफ ये मैसेज होना चाहिए इन द हार्शेस्ट टर्म पॉसिबल। एम्बेसी इनकी बंद करो, पावर सप्लाई इनको कट करो, हमारा लॉस होता है होए, ले लो जहां से पावर सप्लाई लेनी है। कई लोग कह रहे हैं अरे ये तो हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी लॉस है, ये तो चाइना की ओर बढ़ जाएंगे। भाड़ में जाओ ना, चाइना की ओर बढ़ो, तुम देखते हैं। यू थिंक चाइना विल मेस विद अस आल्सो बियॉन्ड अ पॉइंट? $100 बिलियन प्लस का ट्रेड सरप्लस है, ये लगता है लोगों को। जब 1971 का युद्ध हो रहा था, लोगों को लग रहा था अरे बाकी लोग क्या कहेंगे, ये कोई कुछ नहीं कर पाया ना, हमने तोड़ दिया पाकिस्तान को 2 हिस्सों में। आप करो ये चीज, मैं साफ बोल रहा हूं। इंडियन हाई कमीशन के रेजिडेंस को सराउंड करके इन्होंने उस पर पथराव किया।
इस समय हमारे डिप्लोमैट्स वहाँ पर इन डेंजर है। मेरा एक बात इस पे हमेशा से ये कहना रहा है कि क्या इस पे कोई भी, चाहे मैं वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूँ, कोई भी और कंट्री की बात कर रहा हूँ, हैज़ देयर बीन एनी आउटरीच ऑन दिस? हमें याद आता है हल्का सा भी अगर कुछ हो जाए कभी किसी हाई कमीशन पे, किसी की एम्बेसी पे, काउंसिल पे, किस तरह से बीबीसी, सीएनएन, गार्डियन क्या क्या कर जाते हैं। कंप्लीट साइलेंस इसके ऊपर, कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द वेस्टर्न मीडिया। मतलब एक बात हमें जरा समझनी पड़ेगी यहां पर, ये एक इस्लामिस्ट रिबेलियन है, क्लियर कट इस्लामिस्ट अटैक है ऑन सनातन धर्म, ऑन हिंदूज। एंड अगर भारत नहीं है एक नेचुरल हैबिटेट फॉर हिंदूज जो कि कहीं पे भी प्रोसिक्यूटेड हो, तो मुझे नहीं पता क्या है फिर। एंड आई थिंक इस समय एक स्टेटमेंट जानी चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम एवरीवन, एक पॉलिसी बननी चाहिए कि अगर कहीं पे भी किसी हिंदू का जेनोसाइड हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, उसको भागकर पूरा हक है आने का भारत में, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जिस तरह से कोई भी जीव अगर कहीं भी प्रताड़ित है, उसके लिए इजराइल एक नेचुरल हैबिटेट है, उसमें कोई क्वेश्चंस आस्क्ड नहीं है। यह होने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। देखिए, अगर हमारी हिंदू सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है, बाहर हर तरफ मरने लग जाते हैं और हम नहीं खड़े होते हिंदू के साथ, कोई नहीं खड़ा होगा। There are 57 Islamic nations, there are tens of Christian nations, हिंदू नेशन केवल भारत है, और बचा कुचा जो है वो नेपाल है। नेपाल भी किस किस्म का है वो छोड़ दीजिए, इट इज भारत ओनली। तो अगर हम यहां पर चुप रहते हैं और अपेरेंटली कहा जाता है कि हमारे यहां एक हिंदुत्ववादी सरकार है, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती अगर एक सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी सरकार, और मेरा मानना है वो हिंदुत्ववादी सरकार, कुछ चीजें उन्होंने करी हैं बहुत अच्छी, कुछ चीजें नहीं अभी तक करी, जैसे कि बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान को दिया, बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब यहां देना जरूरी है। एक और वजह, किस वजह से जरूरी हो जाता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक हमारी जो मस्कुलर पॉलिसी आई, अगर हम इस पे फॉलो अप नहीं करते बांग्लादेश से, तो ये लगेगा कि भाई हिंदू की जिंदगी, भारतीय की जिंदगी बहुत ही ज्यादा सस्ती है, इनको मार दो, चले जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये थोड़ी सी निंदा कर देते हैं, थोड़ा सा हमारे एनवॉय को बुला के चाय पे गपशप कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कि कुछ ना कुछ सॉलिड काइनेटिक एक्शन हो अगेंस्ट बांग्लादेश। और मैं सिर्फ बातचीत की नहीं बात कर रहा हूं, और वो आपको देखो, आपको अगर अंदर मिशंस कुछ करने हैं, धुरंधर करना है उनके साथ, वो करो, आप जो करना है करो उनके साथ, पर कुछ काइनेटिक मूव्स भी होने जरूरी हैं फॉर आवर वर्ल्ड इमेज, ताकि लोग सतर्क रहे। 26/11 के बाद क्या हुआ था, लोगों ने कहा यार, और ये धुरंधर पिक्चर में भी दिखाया गया कि भारत ने तो जवाब ही नहीं दिया। हम तो सोच रहे थे बवाल हो जाएगा, 200 से ज्यादा लोग मार दिए, ये तो फुस के फुस रहे। उससे क्या हुआ, इनके हौसले बढ़ गए, एक के बाद एक हमले होने लग गए। तो ये यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है, जब आपके हाई कमीशन पर टारगेट हो रहा हो, कि आप इस बार एक काइनेटिक जवाब दो। मैं कई चीजें सजेस्ट कर सकता हूं, हमारा जो एक रिवर अग्रीमेंट है इनके साथ, उसके ऊपर भी बात हो सकती है, जो कि 2011 में एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट हुआ इनसे। वेस्ट बंगाल की सरकार ने कहा अभी हम नहीं रेडी हैं। मेरा साफ कहना है, जो भी इनसे लाइफ स्क्वीजिंग कर सकते हो आप किसी भी एंड पे, वेदर इट इज थ्रू ट्रेड, वेदर इट इज थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, वो तो आप करो ही करो। एट द सेम टाइम यू हिट देम वेयर इट हर्ट्स। यहां पर कितने बांग्लादेशी हैं हमारे देश में, कितने बांग्लादेशी बसे पड़े हैं। आज बांग्लादेश की एक स्टेटमेंट है, बांग्लादेश के एक मिनिस्टर की, कि हम रोहिंग्या नहीं संभाल पा रहे, और हमने यहां पे रोहिंग्यास ले रखे हैं। इनको डिपोर्ट करना स्टार्ट करो ना, ये जो बांग्लादेशी यहां पर पड़े हुए हैं, इनको बाहर निकालो बॉर्डर के। अगर तुम हिंदू को मार रहे हो, हम इनको क्यों नहीं उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं? और ये कहना भी ना, ये जो एक लचरपना हम लोग अब दिखाते हैं कि अरे ममता सरकार हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है वेस्ट बंगाल, तो आप देखो फिर ऐसे तो बैठे रहोगे। इतनी अगर आपकी तगड़ी सरकार है और वो सरकार आपसे नहीं कोऑपरेट कर रही, मेक देम कोऑपरेट। आर्टिकल 356 के तहत आप डिसमिस कर सकते हो, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट, मैं कहता हूं चलो नहीं कर सकते, इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते। आर्टिकल 256 के तहत यू कैन इशू देम इंस्ट्रक्शंस। देखते हैं वो आपको कैसे डिनाई करती हैं। आर्टिकल 256 में है आपके पास ये प्रोविजन। बीएसएफ के लिए, बॉर्डर फेंसिंग के लिए लैंड नहीं दी ममता सरकार ने, उस पर हाईकोर्ट ने आज इनको एक तरह से झड़प लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप कैसे नहीं इनको लैंड दोगे? आप क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको और तगड़े से नहीं परस्यू कर सकते हो? मैं बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए बोल रहा हूं, देखिए आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन दिस गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट हैज सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज, बट बांग्लादेश को इतना एम्बोल्डन्ड मैंने पहले बहुत कम देखा है। और अगर इस बार हम इस बात का जवाब नहीं देते, देन वी आर आस्किंग फॉर ट्रबल। भाई, हमने दुर्गा पूजा पंडाल्स पे देखा इन्होंने क्या किया, हमने इस्कॉन में देखा इन्होंने क्या करा।
अब अगर हमारे मंदिर टूट रहे हैं बार बार और इनका डिजाइन एकदम क्लियर है कि भाई हिंदू दुश्मन है, भारत दुश्मन है, नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए इनके स्टूडेंट्स ने, तो हमारी सरकार से बड़ा स्ट्रांग जवाब जाना चाहिए। ये हल्का फुल्का नहीं बात करनी चाहिए। दूसरी बात, आप देखो इसमें एक्सपोज कौन कौन होता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली एक्सपोज होते हैं। ये अभी भी इस पे चुप बैठे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान बातें कर रहे हैं, जबकि इन्हें पता है पाकिस्तान इज इन कहूट्स विद बांग्लादेश। इन्हें पता है कि पाकिस्तान का स्टैंप हर जगह है आतंकवाद को लेकर के। तो एवरी वन इज लुकिंग फॉर देम सेल्स, दे आर नॉट देयर फॉर यू। बड़ा ही क्लियर कट। अमेरिका को पता है चाइना यहां पे क्या कर रहा है, बट अमेरिका इज फाइन एज लॉन्ग एज इंडिया वीक हो, इंडिया पे टैरिफ्स भी लगे, इंडिया में कमजोरी आए। तो ये अब हमारे ऊपर है कि वी गिव देम अ बिफिटिंग रिप्लाई। आई अर्ज द गवर्नमेंट, कॉल द एम्बेसडर, टेल हिम टू गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, शट द एम्बेसी एंड टेल देम इन अ स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट। मुझे वो एमईए के जो टिपिकल लिखे हुए स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जिसमें वी हैव टेकन ड्यू कंसर्न एंड ड्यू कॉग्निजेंस, मुझे वो सब नहीं चाहिए। इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट कि वन मोर हिंदू लाइफ लॉस्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस आर रियल। थैंक यू। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने कमेंट्स शेयर करिए। हाउ डू यू फील that about this Hindu genocide that is happening in Bangladesh? It is a Hindu genocide, no other word for it. उस पे आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए? How angry are you? Please tell that to me in the comment section. Thank you.